Hello everyone, welcome to EduGrowth. This is Soumya and today we are going to do class 12 macroeconomics part 1 of chapter 6 banking. अब होप आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड कोई भी डाउट है नीचे कमेंट सेक्शन में टेलीग्राम ग्रुप पे या व्हाट्सएप पे भी आप टेक्स्ट कर सकते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट। नाउ दिस इज समथिंग अबाउट मी। अगर आप कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। लाइव क्लासेस के लिए भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। दिस इज माय ईमेल आईडी। You can follow me on Instagram as well. नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको Instagram एंड Telegram के डायरेक्ट लिंक्स मिल जाएंगे, आप वहां पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। Now let's start. Now money creation by commercial banks. अब हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था जो कमर्शियल बैंक्स हैं ये इंपॉर्टेंट सोर्स होते हैं मनी सप्लाई के। अब जो सेंट्रल बैंक है ये नोट्स इशू करते हैं, कॉइन्स इशू करते हैं, बट कमर्शियल बैंक्स के पास ये अथॉरिटी नहीं है कि वो कॉइन्स इशू करें या नोट्स इशू करें, बट फिर भी ये मनी क्रिएट करते हैं। अब इसका प्रोसेस क्या है हम उसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले बैंक्स रिसीव कैश डिपॉजिट्स फ्रॉम द पीपल। जो बैंक्स हैं उनको कैश डिपॉजिट्स मिलते हैं लोगों के और इसे हम कहते हैं डिमांड डिपॉजिट्स। सेकेंड, जो बैंक्स हैं वो दे लेंड मनी मेनी मोर टाइम्स दैन देयर कैश रिजर्व्स। तो वो क्या करते हैं, पैसे लेंड करते हैं मोर देन द कैश रिजर्व्स। अब कैश रिजर्व जो मिनिमम अमाउंट उनको रखना होता है बैंक्स में उससे कहीं ज्यादा वो मनी लेंड करते हैं। थर्ड पॉइंट, लेंड इन द फॉर्म ऑफ क्रेडिट एंट्री नॉट कैश। अब वो कैश में नहीं लोन्स देते, वो क्रेडिट एंट्री करते हैं इन द बैंक अकाउंट ऑफ द बोरोवर्स और इन एंट्रीज को हम कहते हैं सेकेंडरी डिपॉजिट्स। जिनको लोन देना होता है उनके अकाउंट में क्रेडिट एंट्री हो जाती है, उनको इन फॉर्म ऑफ कैश नहीं मिलता है अमाउंट, एक क्रेडिट एंट्री की फॉर्म में उनको पैसे लेंड होते हैं। नाउ जो बोरोवर्स हैं जिन्होंने लोन लिया है वो चेक्स इशू कर सकते हैं अगेंस्ट द लोन, अगेंस्ट द क्रेडिट जो उनको मिला है उनके अकाउंट्स में एज सेकेंडरी डिपॉजिट्स, और ये जो चेक्स हैं ये सर्कुलेट करते हैं इकोनॉमी में। उसके बाद जो प्राइमरी डिपॉजिट्स होते हैं और सेकेंडरी डिपॉजिट्स होते हैं मिलके क्या बनाते हैं, डिमांड डिपॉजिट्स। सो प्राइमरी डिपॉजिट्स जो लोगों ने डिपॉजिट कराए हैं, सेकेंडरी डिपॉजिट्स जो बोरोवर्स के अकाउंट में एज क्रेडिट एंट्री डिपॉजिट हुए हैं, ये मिलके डिमांड डिपॉजिट्स बनाते हैं। अब जो डिमांड डिपॉजिट्स होते हैं ये हमेशा कैश रिजर्व से हमेशा ज्यादा होंगे। ये क्यों होते हैं, क्योंकि कमर्शियल बैंक्स को एक्सपीरियंस से ये चीज पता है कि जितने भी डिपॉजिटर्स हैं वो विड्रॉ नहीं करते सारा का सारा डिपॉजिट्स बाय वे ऑफ कैश, तो हमेशा जो कैश रिजर्व्स होते हैं वो डिमांड डिपॉजिट से कम होते हैं, डिमांड डिपॉजिट हमेशा ज्यादा होते हैं। अब जो विड्रॉल्स है दे आर अप टू 10% ऑफ डिमांड डिपॉजिट्स। तो एक्सपीरियंस से देखा गया है कि जो विड्रॉल्स है जितना लोग विड्रॉ कराते हैं बैंक से वो 10% ही होता है टोटल डिमांड डिपॉजिट्स का। तो बैंक को सिर्फ 10% कैश रिजर्व रखना होता है। Now the demand deposits as money supply are called bank money. लास्ट चैप्टर में भी पढ़ा था हमने, जो डिमांड डिपॉजिट्स होते हैं जो एज मनी सप्लाई होते हैं उसको बैंक मनी कहते हैं, और ये मनी क्रिएटेड बाय द बैंक्स एंड ये सर्कुलेट नहीं होता इन द फॉर्म ऑफ कैश, बट ये किस फॉर्म में सर्कुलेट होता है, इन द फॉर्म ऑफ चेक्स। अब इसको एक इलस्ट्रेशन से समझते हैं कि कैसे बैंक्स मनी क्रिएट करते हैं। सो लेट अस अज्यूम एक सिंगल बैंकिंग सिस्टम है और जो इनिशियल बैंक डिपॉजिट्स है वो 1000 रुपीज है। जो कैश रिजर्व रेशियो CRR है दैट इज 10% एंड विच डज नॉट चेंज, ये सेम रहेगा। अब फर्स्ट राउंड में डिपॉजिट कितना आया, 1000 रुपीज। अब 1000 रुपीज में से हमें 10% कैश रिजर्व रखना है, 100 रुपीज हमें कैश रिजर्व रखना है। तो अब लोन्स के लिए कितने पैसे बच गए, 900 रुपीज हम क्रेडिट दे सकते हैं। तो 900 बाय द वे ऑफ सेकेंडरी डिपॉजिट्स हमने लोगों के अकाउंट में डिपॉजिट करा दिया एज क्रेडिट एंट्री, तो 900 सेकेंड राउंड में डिपॉजिट्स हो गए। अब इसमें से फिर हमने कैश रिजर्व 10% दैट इज 90 हमने एज कैश रिजर्व रखा और 800 हमने लेंडिंग के लिए लोगों के अकाउंट्स में एज क्रेडिट एंट्री डिपॉजिट करा दिए सेकेंडरी डिपॉजिट्स। तो फिर थर्ड राउंड में 810 डिपॉजिट्स होंगे। ऐसे करते करते टोटल 10,000 रुपीज
हमने क्रिएट कर लिए, लोन्स के लिए 9,000 एंड जो कैश रिजर्व्स हैं वो 1,000। सो इस तरह ये जो मनी है हमने क्रिएट किया इकोनॉमी में। नाउ डिमांड डिपॉजिट्स कैसे निकालते हैं जो एंड में 10,000 आया है, 1 अपॉन CRR इंटू कैश रिजर्व्स। सो CRR कितना है 10%, तो 100 अपॉन 10 इंटू 1,000 दैट इज 10,000 रुपीज डिमांड डिपॉजिट्स। अब जो कैश बैलेंसेस होते हैं कमर्शियल बैंक्स के पास उसको एज कुशन मनी यूज किया जाता है। कुशन मनी मतलब इमरजेंसी फंड फॉर क्रिएशन ऑफ क्रेडिट। अब जितने ज्यादा कैश बैलेंसेस होंगे उतना ही ज्यादा मनी क्रिएट होगा, उतनी ज्यादा मनी क्रिएटिंग कैपेसिटी होगी कमर्शियल बैंक्स की। अब ज्यादा CRR होगा तो जो कैपेसिटी होगी टू क्रिएट मनी दैट विल बी लेस, क्योंकि जितना ज्यादा CRR होगा उतना ही ज्यादा कैश रिजर्व रखना पड़ेगा इकोनॉमी में उनको। सो उतना ही कम कैपेसिटी होगी मनी क्रिएट करने की और इकोनॉमी में जो पैसे होंगे वो कम क्रिएट होंगे बाय द कमर्शियल बैंक्स। नाउ व्हाट इज CRR एंड क्रेडिट मल्टीप्लायर? जो CRR है वो डिटरमाइन होता है बाय द RBI, नॉट कमर्शियल बैंक्स। इसको LRR भी कहते हैं, दैट इज लीगल रिजर्व रेशियो। अब जो कमर्शियल बैंक्स हैं दे आर रिक्वायर्ड टू कीप दिस कैश रिजर्व्स नॉट विद देमसेल्व्स, वो अपने पास नहीं रखते हैं पर RBI के पास रखते हैं कैश रिजर्व्स। एंड बैंक्स एक्सेस रिजर्व्स रख सकते हैं अपने पास एज वॉल्ट कैश। जो बैंक्स अपने पास रिजर्व्स रखते हैं एक्सेस रिजर्व्स उसको वॉल्ट कैश कहते हैं। क्रेडिट मल्टीप्लायर इज नंबर ऑफ टाइम्स कमर्शियल बैंक्स कैन क्रिएट क्रेडिट। तो क्रेडिट मल्टीप्लायर का क्या मतलब होता है? नंबर ऑफ टाइम्स जो कमर्शियल बैंक्स क्रेडिट क्रिएट कर सकते हैं। इसका फॉर्मूला होता है K इज क्रेडिट मल्टीप्लायर, इट इज 1 अपॉन CRR। नाउ एग्जाम्पल, अगर CRR 10% है K दैट इज मल्टीप्लायर कितना हो जाएगा? मल्टीप्लायर विल बी 1 अपॉन CRR दैट इज 1 अपॉन 10%, 100 अपॉन 10, तो 10 टाइम्स हो जाएगा। सो अगर CRR 10% है तो कमर्शियल बैंक्स कैन क्रिएट क्रेडिट मनी अप टू 10 टाइम्स, 10 टाइम्स तक क्रिएट कर सकते हैं। अगर कैश रिजर्व्स 10,000 रुपीज है तो क्रेडिट क्रिएशन या फिर मनी क्रिएशन कितना हो जाएगा? इट विल बी 10,000 कैश रिजर्व्स इंटू 1 अपॉन CRR दैट इज 1 अपॉन 10%, तो ये कितना हो जाएगा? 1 लाख रुपीज। तो ये मिनिमम अमाउंट है। मिनिमम अमाउंट ऑफ मनी जो क्रेडिट क्रिएट कर सकता है कमर्शियल बैंक्स अपने रिजर्व्स में से, क्योंकि जो CRR है वो कौन डिटरमाइन करता है? RBI डिटरमाइन करता है और कमर्शियल बैंक्स को उतना CRR रखना पड़ता है। नाउ व्हाट इज सेंट्रल बैंक? सेंट्रल बैंक एपेक्स बैंक भी कहते हैं इसे। ये कंट्रोल करता है सारे बैंकिंग सिस्टम को। इट इज सोल एजेंसी ऑफ इशुइंग नोट्स, ये सोल एजेंसी है इशुइंग नोट्स, और ये कंट्रोल करता है सप्लाई ऑफ मनी। इट इज बैंकर टू द गवर्नमेंट एंड मैनेजेस फॉरेक्स रिजर्व्स ऑफ द कंट्री। अब ये गवर्नमेंट का भी बैंक होता है और ये मैनेज करता है जितने भी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं कंट्री के। अब जो RBI है दैट इज सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। अब हम इसके फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, फंक्शंस ऑफ RBI। नाउ वील स्टडी अबाउट द फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक। पहला फंक्शन है बैंक ऑफ इशुइंग नोट्स। अब जो सेंट्रल बैंक होता है इसके पास एक्सक्लूसिव राइट है ऑफ इशुइंग नोट्स। अब इट इज ऑल्सो कॉल्ड द करेंसी अथॉरिटी फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक। इसको करेंसी अथॉरिटी फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक भी कहते हैं। और ये जो नोट्स इशू करता है सेंट्रल बैंक, दिस इज एन अनलिमिटेड लीगल टेंडर। तो हमेशा सेंट्रल बैंक के पास ही अथॉरिटी रहेगी नोट्स को इशू करने की। तो पहला फंक्शन हमने पढ़ा है बैंक ऑफ इशुइंग नोट्स। नाउ सेकंड फंक्शन इज बैंकर टू द गवर्नमेंट। जो सेंट्रल बैंक होता है ये बैंकर, एजेंट और फाइनेंशियल एडवाइजर होता है गवर्नमेंट का। अब एज अ बैंकर इट मैनेजेस द अकाउंट्स ऑफ गवर्नमेंट। तो एज अ बैंकर मैनेज करता है सेंट्रल बैंक गवर्नमेंट के अकाउंट्स। देन एज एन एजेंट जो सेंट्रल बैंक है इट बाइज एंड सेल्स सिक्योरिटीज ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट। तो सिक्योरिटीज
बाय करता है एंड सेल करता है गवर्नमेंट के बिहाफ पे, एंड एज अ फाइनेंशियल एडवाइजर जो सेंट्रल बैंक है पॉलिसीज फ्रेम करता है ताकि मनी मार्केट को रेगुलेट कर सके। थर्ड फंक्शन इज बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजरी रोल। तो जो कस्टमर्स का रिलेशनशिप कमर्शियल बैंक के साथ होता है वैसे ही कमर्शियल बैंक का रिलेशनशिप सेंट्रल बैंक के साथ होता है। अब जो सेंट्रल बैंक है इट एक्सेप्ट्स डिपॉजिट्स ऑफ कमर्शियल बैंक। तो जो कमर्शियल बैंक के जितने भी डिपॉजिट्स हैं वो कौन एक्सेप्ट करता है? सेंट्रल बैंक। सेकंड, जो सेंट्रल बैंक है वो क्लियरिंग हाउस फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है कमर्शियल बैंक को। ये क्या फैसिलिटी है? ये एक चेक क्लियरिंग फैसिलिटी है जो एक ही सेंटर पे सारे चेक्स क्लियर हो जाते हैं। थर्ड, जो सेंट्रल बैंक है इट इंश्योर्स कमर्शियल बैंक्स टू शो कंप्लायंस टू इट्स डायरेक्टिव्स। तो वो इंश्योर करते हैं कि जो भी चेंजेस लेके आ रहा है सेंट्रल बैंक वो कमर्शियल बैंक्स फॉलो करें, स्पेशली रिलेटेड टू सीआरआर एंड एसएलआर। जो सेंट्रल बैंक है वो चेंज करता रहता है टाइम टू टाइम एसएलआर और सीआरआर, तो वो इंश्योर करता है कमर्शियल बैंक भी ये चेंजेस को फॉलो करे और जो भी डिजायर्ड टारगेट्स हैं वो अचीव हो पाए। फोर्थ फंक्शन इज लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट। इसका मतलब होता है जब कमर्शियल बैंक फेल हो जाता है, कहीं से भी उसको फाइनेंशियल अकोमोडेशन नहीं मिल रही होती है, तो वो किसको अप्रोच करता है? कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक को अप्रोच करता है फॉर फाइनेंशियल असिस्टेंस। सो सेंट्रल बैंक क्या करता है? सेंट्रल बैंक लोन प्रोवाइड कराता है जिस भी बैंक को जरूरत होती है अप्रूव्ड सिक्योरिटीज के अगेंस्ट। और जब लोन्स ऑफर करता है कमर्शियल बैंक इन सिचुएशंस ऑफ इमरजेंसी, तो सेंट्रल बैंक क्या इंश्योर करता है कि जो बैंकिंग सिस्टम है वो सफर ना करे, कोई भी सेटबैक ना हो। सेकेंड, जो मनी मार्केट है वो स्टेबल रहे। सो बेसिकली लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट क्या होता है? जब कमर्शियल बैंक को कहीं से भी फाइनेंशियल अकोमोडेशन नहीं मिल रही होती है तो वो सेंट्रल बैंक को अप्रोच करता है एंड वहां से लोन लेता है अगेंस्ट सिक्योरिटीज। नाउ फिफ्थ फंक्शन इज कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। जो सेंट्रल बैंक है इट इज कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। सो जितने भी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं वो सेंट्रल बैंक हैंडल करता है। इट ऑल्सो एक्सरसाइजेस मैनेज फ्लोटिंग। मैनेज फ्लोटिंग किस लिए करता है वो? ताकि स्टेबिलिटी रहे एक्सचेंज रेट की इंटरनेशनल मार्केट में। अब मैनेज फ्लोटिंग का क्या मतलब होता है? मैनेज फ्लोटिंग रेफर्स टू सेल एंड परचेज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज का सेल एंड परचेज विद अ व्यू टू अचीव स्टेबिलिटी ऑफ एक्सचेंज रेट फॉर डोमेस्टिक करेंसी, ताकि एक्सचेंज रेट स्टेबल रहे डोमेस्टिक करेंसी के लिए। अब इसको डिटेल में हम फॉरेन एक्सचेंज रेट वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। नाउ सिक्स्थ फंक्शन इज क्लियरिंग हाउस फंक्शन। जो सेंट्रल बैंक है इट हैज क्लियरिंग हाउस फंक्शन। अब ये कैसे है इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर बैंक ए ने रिसीव किया है चेक ऑफ 10,000 रुपीज फ्रॉम बैंक बी और बैंक बी ने रिसीव किया है चेक ऑफ 15,000 रुपीज फ्रॉम बैंक ए, सो क्या होगा? अगर दोनों बैंक्स के जो अकाउंट्स हैं वो सेंट्रल बैंक में है, सो सेंट्रल बैंक दोनों चेक्स क्लियर कर देगा। अब ये क्यों होता है? ताकि ट्रांसफर ऑफ कैश अवॉइड हो सके एंड जो कैश रिक्वायरमेंट है वो भी कम हो सके। सेवेंथ फंक्शन इज कंट्रोल ऑफ क्रेडिट। अब सेंट्रल बैंक का प्रिंसिपल फंक्शन है कि कंट्रोल करना सप्लाई ऑफ क्रेडिट इन द इकोनॉमी। अब ये कैसे होता है? इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ सप्लाई ऑफ मनी बाय रेगुलेटिंग क्रिएशन ऑफ क्रेडिट। अब जो क्रेडिट क्रिएट करता है कमर्शियल बैंक्स उसको रेगुलेट करके कम या ज्यादा हो जाता है क्रेडिट। नाउ ड्यूरिंग इन्फ्लेशन सप्लाई इज डिक्रीज। तो जब गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइसेस बढ़ जाते हैं सो सप्लाई ऑफ मनी क्या हो जाता है? रिड्यूस कर देता है सेंट्रल बैंक। एंड ड्यूरिंग डिफ्लेशन जब गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइसेस कम हो जाते हैं सप्लाई ऑफ मनी इंक्रीज कर देता है इकोनॉमी में सेंट्रल बैंक। नाउ व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन सेंट्रल बैंक एंड कमर्शियल बैंक? पहला डिफरेंस, सेंट्रल बैंक एपेक्स बैंक है
जितने भी कमर्शियल बैंक्स है वो उसके अंडर काम करते हैं, और जो सेंट्रल बैंक है ये डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करता है फ्रॉम कमर्शियल बैंक्स और लोन्स प्रोवाइड करता है टू देम। पर ये जनरल पब्लिक के साथ डील नहीं करता है सेंट्रल बैंक। ऑन द अदर हैंड जो कमर्शियल बैंक है ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है विच डिपॉजिट्स एक्सेप्ट डिपॉजिट्स फ्रॉम द पब्लिक। ये पब्लिक से डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करता है कमर्शियल बैंक और उनको लोन ऑफर करता है। सेकेंड डिफरेंस, इट रेगुलेट्स द सप्लाई ऑफ मनी। जो सेंट्रल बैंक है ये रेगुलेट करता है सप्लाई ऑफ मनी एंड ये प्रिंसिपल सोर्स है मनी सप्लाई का इकोनॉमी में। ऑन द अदर हैंड जो कमर्शियल बैंक है ये सिर्फ कंट्रीब्यूट करता है सप्लाई ऑफ मनी बाय वे ऑफ क्रेडिट क्रिएशन। क्रेडिट क्रिएशन से ये सिर्फ कंट्रीब्यूट करता है। नाउ नेक्स्ट डिफरेंस इज जो सेंट्रल बैंक है इट इज कस्टोडियन ऑफ फॉरेक्स रिजर्व्स। इट आल्सो कंडक्ट्स मैनेज्ड फ्लोटिंग ताकि एक्सचेंज रेट रेगुलेट हो सके डोमेस्टिक करेंसी का। ऑन द अदर हैंड जो कमर्शियल बैंक है इट इज नॉट कस्टोडियन ऑफ फॉरेक्स रिजर्व, बट ये डील करता है इन सेल एंड परचेज ऑफ फॉरेक्स रिजर्व्स फॉर प्रॉफिट। ना जो सेंट्रल बैंक है इट इज नोट इशूइंग अथॉरिटी, उसके पास नोट इशूइंग अथॉरिटी है सेंट्रल बैंक के पास, और जो कमर्शियल बैंक के पास ये अथॉरिटी नहीं है, नॉट अ नोट इशूइंग अथॉरिटी। लास्ट डिफरेंस, फोकस ऑन ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी ऑफ द इकोनॉमी, एंड जो कमर्शियल बैंक है इट फोकसेस ऑन द प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। तो सेंट्रल बैंक ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी इकोनॉमी की फोकस करता है और कमर्शियल बैंक प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। नाउ हेयर्स द एंड ऑफ दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, एंड कोई भी डाउट है नीचे कमेंट सेक्शन में, टेलीग्राम ग्रुप पे या व्हाट्सएप ग्रुप पे आप पर्सनली टेक्स्ट करके भी आप पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।